मैं जानना चाहूँगी कि उन बच्चों के बारे में जो अभी उतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हैं और उनको उतना मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं है और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी। अभी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो कैसे करेंगे तैयारी, खासकर नोट्स मेकिंग के बारे में आप बताएं। दो तरह की तैयारी की आपने, जब आप पहले जॉब में नहीं थे एज अ स्टूडेंट आपने तैयारी की जहाँ पे आप नायब तहसीलदार बने, और दूसरी बार जब आप ऑलरेडी जॉब में थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपने पाया। कहते हैं कि टॉपर का नोट्स ले लेते हैं या कोचिंग मटेरियल का नोट्स ले लेते हैं या खुद से नोट्स बनाएं, तो तीनों में क्या डिफरेंस है और आप क्या प्रेफर करेंगे। यूपी स्पेशल का 2 पेपर और एसए और हिंदी के लिए आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे। आपने कोई प्रीवियस ईयर पेपर था नहीं, तो आपने क्या किया यूपी स्पेशल के लिए। ग्रेजुएशन के बाद से मैंने फुल थ्रोटल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसका ही ये नतीजा था कि आज मैं 5 साल लगभग मैंने प्रिपरेशन की और उसका ये नतीजा कि आज मैं यूपी पीसीएस टॉपर बना हूँ। तो अब हम करते हैं सिद्धार्थ सर से बातचीत। सबसे पहले हम सिद्धार्थ सर से जानना चाहेंगे कि सर आपने कैसे सोचा कि आपको यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन देना है, क्रैक करना है, कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी। मैम, एक सिविल सर्वेंट बनने का जो मेरा सपना था वो बचपन से ही था। स्कूल में जब मैं देखता था कि एसडीएम सर आ रहे हैं, डीएम सर हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आते थे, तो मैं काफ़ी फैसिनेट होता था कि कितना मतलब इनका भोकाल है, जो इनका रुतबा है वो मैं देखता था। तब इतनी समझ नहीं थी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, बट थोड़ा एक अट्रैक्शन था उसकी तरफ, फैसिनेशन था कि सिविल सर्वेंट मुझे बनना है। उसके बाद मैंने 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। तो वहाँ पर काफ़ी मेरे साथी, मेरे सीनियर्स प्रिपेयर करते थे यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का, तो उनसे मैंने थोड़ी गाइडेंस लेनी स्टार्ट की कि इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जाना। और फिर ग्रेजुएशन के बाद से मैंने फुल थ्रोटल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसका ही ये नतीजा था कि आज मैं 5 साल लगभग मैंने प्रिपरेशन की और उसका ये नतीजा कि आज मैं यूपी पीसीएस टॉपर बना हूँ। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। तो स्कूल में एसडीएम को देख के आपको इंस्पिरेशन मिला जी और फिर वहाँ से आपने जाना इस एग्जाम के बारे में, खुद से आपने रिसर्च किया कि कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल सर, मैं उस मोमेंट के बारे में जानना चाहूँगी कि जब रिजल्ट आया AIR 1 रैंक 1, बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। कैसा था आपका रिएक्शन, पेरेंट्स का रिएक्शन, फ्रेंड्स का रिएक्शन। मैम, जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन सुबह से ही टेलीग्राम ग्रुप्स पर स्पेकुलेशंस चल रही थी कि आज रिजल्ट आना है। तो मैं सुबह से ही मोबाइल लेकर बैठा था कि देखते हैं कब रिजल्ट आएगा, और एंजाइटी भी थी, काफ़ी स्ट्रेस भी था कि क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होना है, हो गया तो क्या होगा। दोनों चीज़ें, मतलब दोनों तरफ के थॉट्स आ रहे थे। लेकिन रिजल्ट बहुत डिले हो रहा था। शाम के टाइम फिर मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने चला गया कि काफ़ी मतलब स्ट्रेस हो रहा है। मैं हालांकि उस टाइम चिल हो गया था जब मैं फ्रेंड्स के पास गया, तो मेरे फ्रेंड्स भी रिजल्ट का वेट ही कर रहे थे। तो अराउंड 8:40 के आसपास मेरे एक बैचमेट का कॉल आता है कि सिद्धार्थ तूने टॉप कर दिया है। तो मुझे उस चीज़ का बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि इस वक्त मजाक मत कीजिए कि अभी तो मैं काफ़ी एंग्शियस हूँ। लेकिन तभी मैंने एकदम पीडीएफ खोली, मेरे फ्रेंड्स ने पीडीएफ खोली, तो पीडीएफ में सबसे पहला नाम मेरा ही था। तो तब भी मुझे थोड़ा बिलीव नहीं हुआ। मैंने अपना एडमिट कार्ड चेक किया, तो एडमिट कार्ड में देखा कि रोल नंबर भी सेम है, नाम भी सेम है। तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ, रैंक 1 मेरी ही आई है। और फिर मैंने अपनी फैमिली को कॉल किया, तो फैमिली में भी जब उन्होंने बोला कि जल्दी से घर पर आ जाओ, जैसे घर पर गया तो घर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, मीडिया वाले थे, फ्रेंड्स थे, मेरे पापा के फ्रेंड्स आए हुए थे। तो काफ़ी मतलब आस पड़ोस के लोग भी बहुत सब इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आ रही थी जब घर में गया। राइट सर। तो सर ये कौन सा अटेम्प्ट है, बच्चे जानना चाहते हैं। बेसिकली आप बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की, और ये कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका। मैं जो ग्रेजुएशन मैंने की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, हंसराज कॉलेज से। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है। और स्कूलिंग एजुकेशन मेरी अपने होम टाउन से ही हुई थी, जो देवबंद है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छोटा सा टाउन है। वहाँ पर मैंने द दून वैली पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th की थी। उसके ग्रेजुएशन के बाद मैंने यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी स्टार्ट की। यूपीएससी में मैंने 2020, 2021 और 2022 के 3 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें मैंने तीनों में मेंस लिखे हैं, और 2021 वाले अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी दिया है। यूपी पीसीएस में मैंने 2022 में पहला अटैम्प्ट अपना दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं नायब तहसीलदार 2022 के अटैम्प्ट में बना था। उसके बाद मैंने 2023 में केवल यूपी पीसीएस का अटैम्प्ट दिया था, उसमें मुझे एसडीएम में रैंक 1 प्राप्त हुई है। तो ऑलरेडी आप जॉब में हैं। जी मैम। और यूपी पीसीएस का आपका ये सेकंड अटेम्प्ट रहा जिसमें आपने रैंक 1 हासिल किया है। सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप तो ओवरऑल एक ब्राइट स्टूडेंट रहे,
एक ब्राइट स्टूडेंट और फिर रैंक 1, तो मैं जानना चाहूँगी कि उन बच्चों के बारे में जो अभी उतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हैं और उनको उतना मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं है और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी। अभी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो कैसे करेंगे तैयारी? खासकर नोट्स मेकिंग के बारे में आप बताएं, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए कोई बैरियर नहीं है। यूपीएससी यूपीपीसीएस जो ये आयोग हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं। आपका बैकग्राउंड यहाँ मैटर नहीं करता है कि आप बचपन से पढ़ाई में कितने अच्छे थे या कितने ख़राब थे, आपका हार्डवर्क यहाँ पर मैटर करता है। और जो नोट्स मेकिंग की बात है कि नोट्स आपको स्टार्टिंग में नहीं बनाने हैं, पहले किसी बुक को पढ़ना है, उसके जो आइडियाज़ है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको ग्रास्प करना है। 2-3 रीडिंग के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। उस बुक को मतलब जैसे कोई मोटी बुक है उसको 50 से 100 पेजेस में आप कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उन नोट्स को ही रिवाइज करें, हालांकि बुक ना पढ़े उसके बाद, और मल्टीपल रिवीजन उन नोट्स का ही करें। राइट सर। तो और सर कहते हैं कि टॉपर का नोट्स ले लेते हैं या कोचिंग मटेरियल का नोट्स ले लेते हैं या खुद से नोट्स बनाएं, तो तीनों में क्या डिफरेंस है और आप क्या प्रेफर करेंगे? मैंने कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, टॉपर के नोट्स मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किए, क्योंकि नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में को क्लियर करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में सक्सीड होना चाहते हैं, तो आपको किसी के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। अगर आप इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं कि आप खुद का नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको एक बार और विचार करना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम देना भी है या नहीं देना है। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। जी मैम, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क आपको ये करना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। कितने घंटे पढ़ते थे सर आप? घंटे तो मैम टाइम के अकॉर्डिंग में पढ़ता था, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता था तो टाइम बढ़ा देता था। नॉर्मल टाइम में मैं मतलब 8 घंटे 9 घंटे के आसपास पढ़ता था, लेकिन जैसे ही जब मेंस के टाइम पर मैं काफ़ी पढ़ता था। जैसे जब मेंस आता था तो 13 घंटे 14 घंटे का टाइम मैं देता था उस एग्ज़ाम में। जैसे 2 तरह की तैयारी की आपने, जब आप पहले जॉब में नहीं थे एज अ स्टूडेंट आपने तैयारी की जहाँ पे आप नायब तहसीलदार बने, और दूसरी बार जब आप ऑलरेडी जॉब में थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपने पाया? जब मैं जॉब में आया तो मोस्टली टाइम मैं ट्रेनिंग में ही था। जब मैं 2023 का टाइम दे रहा था तो तब टाइम थोड़ा कम मिल पाता था, लेकिन जितना टाइम मिला उसमें मैं पढ़ा। 3-4 घंटे 5 घंटे जितना मिल पाता था, और एक्यूमुलेटेड नॉलेज थी, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा था, तो बेसिक रिवीजन ही करना था, कुछ नया नहीं पढ़ना था। यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हुआ था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना था, बाकी तो जितना टाइम मुझे मिल पाता था उतने में पढ़ता था। और उससे पहले तो जब जॉब में नहीं था तो तब जितना मुझे टाइम था तब उतना पढ़ता था। उसके बाद ये हुआ कि जितना टाइम मिल पाता था उतना पढ़ता था। यानी जब भी टाइम मिल रहा है अब पढ़ रहे हैं। जी मैम। और एक बच्चे सोचते हैं कि सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना है, ये भी एक डिबेट होता है कि सुबह जल्दी याद आता है, रात में आराम से पढ़ना है। आपको क्या लगता है? ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे मेरे साथ तो ये था कि मैं रात में ही पढ़ता था। मैं जब प्रिपरेशन फेज़ में ही था तो मैं लाइब्रेरी में रात में बैठता था, तो मैं रात में ही पढ़ता था। सुबह मुझसे ज़्यादा जल्दी उठा नहीं जाता था, तो रात में 3 बजे तक 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी बैठकर पढ़ता था। राइट सर। और न्यूज़पेपर को कैसे टैकल करना है? न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, करंट अफेयर्स का रोल है। ये जो सेगमेंट है इसको आपने कैसे टैकल किया? कहाँ से आपने मटेरियल उठाया? कौन सी न्यूज़पेपर आपने पढ़े? न्यूज़पेपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, और इंडियन एक्सप्रेस स्टार्टिंग में मुझे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि एक फ़्लो नहीं था। तो स्टार्टिंग में 3 घंटे 4 घंटे भी न्यूज़पेपर में लग जाते थे, लेकिन बाद में जैसे फ़्लो बना, 3-4 महीने जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए हो गए, तो वो 1 घंटे में सारा न्यूज़पेपर कवर हो जाता था। हालांकि कुछ बच्चे न्यूज़पेपर डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो यूट्यूब से न्यूज़पेपर के एनालिसिस देख लेते हैं। मैं पर्सनली इसको एडवाइस नहीं करूँगा। मैं यही बोलूँगा कि आपको न्यूज़पेपर सही में पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और जो आपके स्टैटिक पोर्शन है वो भी इंटरेस्टिंग आपके लिए बनेगा। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने किसी भी कोचिंग का आप मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन्स आती हैं और ईयरली मैगजीन्स भी आती हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप वो फॉलो कर सकते हैं। यूपी स्पेशल का 2 पेपर और एसए और हिंदी के लिए आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे? आपने कोई प्रीवियस ईयर पेपर था नहीं, तो आपने क्या किया यूपी स्पेशल के लिए? जैसे कि यूपीपीसीएस ने इस बार यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड किए हैं, मैं इसको काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम मानूंगा, क्योंकि इससे पहले ऑप्शनल में स्केलिंग का विवाद हमेशा से ही यूपीपीसीएस में रहा है, और यूपी स्पेशल आने से लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। और इसका एक ये भी मैं इम्पोर्टेंस मानता हूँ कि अगर आपको यूपी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है तो आपको यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यूपी स्पेशल के लिए मैंने कोचिंग के जो नोट्स थे वो फॉलो किए थे, गवर्नमेंट साइट्स को फॉलो किया था, जैसे UP.gov.nic.in है, यूपी टूरिज्म की साइट है, यूपी नीडा की साइट है, उसको फॉलो किया था।
माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भाषण होते थे उनको फॉलो किया था, यूपी गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट होते थे उनसे मैं डेटा उठाता था। तो ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की थी, यूपी गवर्नमेंट का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब मैंने फॉलो किया था। और जो कुछ शासन आदेश जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आते थे उसमें सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जो बताया था उनके बारे में उनको मैंने फॉलो किया था। और जो हिंदी का पेपर है उसके लिए मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए थे। हिंदी मेरी मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ स्टार्टिंग से, तो हिंदी मेरा थोड़ा वीक पोर्शन था। तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने किए थे, उनको एनालाइज किया था, और जो लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स थे वो सब मैंने बनाए थे। और जो ग्रामर पोर्शन था वो प्रीवियस ईयर को बार बार उनको रिवाइज किया था मैंने। एसए के लिए यूपी पीसीएस में 3 एसए आते हैं। एसए के लिए मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि एक एसए मुझे बिल्कुल फैक्चुअल लिखना है, ऑब्जेक्टिव नेचर का, एक एसए मुझे सब्जेक्टिव लिखना है, फिलोसफिकल टाइप एसए लिखना है, और तीसरा एसए मैंने दोनों का मिक्स किया था। तो जैसे एसए मैं याद कर पा रहा हूँ कि एक एग्रीकल्चर पर एसए आया था, वो मैंने बिल्कुल फैक्चुअल एसए लिखा था। और एक एसए आया था मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया, वो मैंने फिलोसफिकल एसए लिखा था। और थर्ड वाला शायद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पर था, उसको मैंने मिक्स टाइप में, मिक्स फॉर्म में लिखा था। और एसए की स्टार्टिंग में मैंने तीनों एसेज की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की थी। एक में मैंने स्टोरी से एसए की स्टार्टिंग की थी, एक एसए में मैंने कोट से स्टार्टिंग की थी, और एक एसए को मैंने किसी रिपोर्ट के साथ, जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर वाला था तो मैंने आईपीसीसी की रिपोर्ट से उस एसए को स्टार्ट किया था, डेटा देके। डेटा देकर। राइट सर। एक विवाद और रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र, जैसा आपने बताया कि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, और बच्चे कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो आपको क्या लगता है कैसे यूपी पीसीएस जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है या अभी भी भेदभाव है? यूपी पीसीएस एक, जो यूपी पीएससी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इस पर ये आरोप लगाना कि ये भेदभाव करता है भाषा के आधार पर, मैं मानता हूँ कि ये निराधार आरोप हैं। और यूपी पीसीएस में हमेशा मैंने देखा है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम से दोनों से ही टॉपर्स निकलते हैं। सेम ही यूपीएससी में होता है कि हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के दोनों तरह से टॉपर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन उधर की तरफ से हो रहा है। हम अपने आप को सुधारें, अपने जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ये विवाद है इसको ख़त्म करें, और जितना हम अपना बेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम में उसको दें। आज के जो युवा वर्ग हैं वो थोड़े डेविएट हो जाते हैं, रील्स देखते हैं या अपना टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर देते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और अगर आप कोई मूवीज़ देखते हैं, कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए, किस टाइप की, इसके बारे में अगर आप बताएं कुछ। रील्स के बारे में मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं भी सोशल मीडिया से काफ़ी एडिक्टेड था, और रील्स देखते हुए ऐसा होता था कि 10 मिनट के लिए फेसबुक चलाया और वो 2 घंटे कब हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होने वाला है। तो उस पर मैंने कंट्रोल किया था। और फिर मूवीज़ वगैरह का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मैं मूवीज़ अगर देखता हूँ, कोई सीरीज़ देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो प्रिपरेशन में मेरी कैसे हेल्प करेंगी। जैसे मैंने राज्यसभा टीवी की एक संविधान सीरीज़ थी, वो फॉलो मैंने की थी, उससे मुझे पॉलिटी में काफ़ी हेल्प मिली है। वैल्यू एडिशन मैंने पॉलिटी में काफ़ी किया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने क्या बोला था किस इशू पर, वो मेंशन करो तो वैल्यू एडिशन में काफ़ी हेल्प होती है। ऐसे ही मैंने एबीपी न्यूज़ की प्रधानमंत्री सीरीज़ देखी थी, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का जो पोर्शन आता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रही थी। हालांकि मैंने पूरा ही पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री उसी सीरीज़ को देखकर कवर किया था, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी कंट्री के पॉलिटिक्स से, और कंट्री कैसे इवॉल्व हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसके बारे में काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। तो मैं एस्पिरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपको टाइम मिले वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। किस टाइप के स्टूडेंट्स का सफल होने का ज़्यादा चांसेस होता है? एक जो एक कमरे में बैठ के डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, या दूसरे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं अच्छा आउटपुट के साथ जितने टाइम भी वो पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में और भी एक्टिविटीज़ है जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या अपने हॉबी को परस्यू कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जो ऑलराउंडर स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एग्ज़ाम को ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं। आपको बुक्स का रट्टा नहीं लगाना है, और ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जो हम इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस देखते हैं उसमें केवल वो रट्टाफिकेशन वाले चीज़ें नहीं पूछते हैं, और आयोग जो है वो आपके आंसर्स में भी डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी को ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। तो आपको अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना है। केवल बंद कमरे में बैठकर आप 1 साल तक 2 साल तक नहीं पढ़ सकते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और वही होता है कि फिर रट्टाफिकेशन आप बुक का करेंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और फिर डिप्रेशन आएगा। तो आपको एक सोशल लाइफ भी अपनी बनाए रखनी है, उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। क्या रोल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का? इसमें मैं 2 प्रश्न ऐड करना चाहूँगी। एक, जैसे आपने बताया कि आप सहारनपुर से हैं,
छोटा शहर है और फिर आप दिल्ली आए, दिल्ली बड़ा शहर है, एनवायरनमेंट मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिली, तो ये शहरों का क्या रोल है, गाँव से बच्चे निकल सकते हैं कि नहीं, और कोचिंग इसमें क्या रोल प्ले करती है? कोचिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मेरी जर्नी में रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग का मेरा कोई रोल नहीं रहा है, मैंने कोचिंग नहीं ली है, मैंने कोचिंग ली थी और कोचिंग का काफ़ी रोल रहा है मेरी इस सक्सेस जर्नी में। तो लेकिन कोचिंग आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग के थ्रू ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और जैसे मैं सहारनपुर में था पहले, तो वहाँ पर पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं था। दिल्ली जब मैं कोचिंग के लिए आया तो यहाँ पर पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिला, कंपटीशन का लेवल भी पता लगा कि किस टाइप के बच्चे, किस स्टैंडर्ड के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहे हैं, क्या कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में मुझे पता लगा। और कोचिंग से मुझे गाइडेंस भी काफ़ी मिली थी कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेप्थ कितनी है किस सब्जेक्ट में, और क्या टॉपिक्स आयोग कवर कर रहा है, इसके बारे में मुझे गाइडेंस मिली थी। हालांकि अगर जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं, उनको ऑनलाइन कोचिंग का सहारा ले लेना चाहिए अगर वो सक्षम है इस चीज़ में। और यूट्यूब पर गूगल करके सारा कंटेंट आजकल मिल जाता है, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज के ज़माने में कोचिंग ज़रूरी है। नहीं, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन रहे, टाइम मैनेजमेंट कर पाए, तो बच्चे निकाल सकते हाँ, हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं और आपको अपने गोल्स क्लियर हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। घर बैठे ही आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कुछ बहुत स्ट्रैटेजी आप बताना चाहें कि जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया, सिलेबस बहुत बड़ा है, जीएस पेपर 6 तक है, और फिर आपने उसके माइक्रो नोटिंग किए होंगे, टारगेट्स बनाए होंगे, तो ये क्या, कैसी रही स्ट्रैटेजी आपकी? मैं सुबह सोच लेते थे, एक सुबह सोच लेते थे कि आज ये कंप्लीट कर लूंगा, या रात में पहले ही सोच लेते थे ये कंप्लीट करना है? मैं डेली टारगेट्स बनाता था और वीकली टारगेट्स भी बनाता था, और एक ओवरऑल ईयर का भी मेरा प्लान होता था कि इस मंथ में मैं क्या कर रहा हूँगा। तो जो डेली प्लान्स होते थे उनको मैं इम्प्लीमेंट करता था, उसके लिए चाहे मुझे कितने भी घंटे पढ़ना पड़े। अगर वो 6 घंटे में कवर हो रहा है तो 6 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे में हो रहा है तो 12 घंटे पढ़ता था। ऐसे ही वीकली मेरे जो टारगेट्स होते थे उसको मैं फॉलो करता था कि इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट पूरा कर लेना है, इतने टेस्ट लिखने हैं, इतने आंसर्स लिखने हैं। तो इस टाइप से मैं फॉलो करता था। और ईयरली मेरा ये रहता था कि पूरे साल में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करता था, मेंस और प्रीलिम्स की। लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता था, 2-3 महीने पहले मैं प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था, उसकी टेस्ट सीरीज लगाता था और जो प्रीवियस ईयर पेपर होते थे प्रीलिम्स के वो फॉलो करता था। और प्रीलिम्स जैसे थोड़ा फैक्चुअल होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस करता था। सेम फिर जैसे ही प्रीलिम्स होता था तो फिर मेंस की तैयारी में करता था, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा हमेशा निकला है। तो उसके प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन ही करता था। 3-4 महीने जो टाइम होता था उसमें केवल मेंस की प्रिपरेशन करता था, और जो बाकी का टाइम होता था उसमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में अपनी रखता था। राइट सर। सब्जेक्ट वाइज अगर आप ब्रीफली कुछ बुक्स बता दें, जैसे जीएस पेपर 1 में कौन से बुक्स हैं और 6 तक कौन से बुक्स आपने फॉलो किए? जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो किया था, और जो एनसीईआरटी है मॉडर्न हिस्ट्री की उसको भी मैंने फॉलो किया था। जीएस 1 में सोसाइटी का जो टॉपिक है उसके लिए मैंने सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट की एक एनसीईआरटी आती है और एक इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। और उसके अलावा किसी भी कोचिंग मटेरियल जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया था। और जीसी लियोंग बुक है वो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, तो उसके 2-4 चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए थे। जैसे ओशन करंट्स वाला उसमें चैप्टर है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो उसको मैंने फॉलो किया था। और जो मैप थे, मैंने अपने रूम में मैप लगा रखे थे जैसे सब एस्पिरेंट्स लगाते हैं, तो डेली मतलब उसको देख लेता था 5-10 मिनट, तो मैप की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उससे हो गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री सीरीज़ मैंने देखी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे गूगल करके, जो भी टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के थे उनको मैंने उनके नोट्स बनाए थे। उसके बाद जीएस 2 में पॉलिटी का जो पेपर आता है उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो किया था। लक्ष्मीकांत के मैंने बहुत बार रिविजन किए थे। आईआर के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था, और टाटा मैग्रो हिल की जो बुक है पवनीत सर की, उसको मैंने फॉलो किया था। ऐसे ही उसमें गवर्नेंस का पोर्शन जो आता है, गवर्नेंस के लिए किसी भी आप कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं और गूगल कर सकते हैं। एआरसी रिपोर्ट गवर्नेंस के पेपर में काफ़ी हेल्प करती है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कमिटीज़ के रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट डेटा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही जीएस 3 के लिए इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, और किसी भी कोचिंग का आप मटेरियल फॉलो कीजिए, वो इकोनॉमिक्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। और एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने शंकर आईएएस की जो बुक है उसको फॉलो किया था। और इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया था।
और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने एनडीएमए की गाइडलाइंस को फॉलो किया था, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस थी उनके नोट्स बनाए थे। और सिक्योरिटी इशूज़ एक टॉपिक आता है इसमें, सिक्योरिटी इशूज़ के लिए मैंने जो टाटा मैग्रो हिल की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी, उसको मैंने फॉलो किया था। ऐसे ही GS4 के लिए एथिक्स का जो पेपर आता है, एथिक्स में मैंने न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाए थे। जो न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स होते थे सिविल सर्वेंट्स के, कुछ कोट होते थे, कुछ डेटा होता था, उसको मैंने फॉलो किया था। और जो टॉपर्स की कॉपी होती है उनको मैंने एनालाइज किया था कि सही आंसर्स कैसे लिखे जा सकते हैं, कि वो क्या टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, कैसे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट शो लिख रहे हैं, इनको मैंने फॉलो किया था। और उसके बाद GS5 और 6 का जो यूपी स्पेशल पेपर था, उसके लिए मैंने राकेश सारस्वत की बुक आती है, उसको फॉलो किया था। और जो मार्केट में कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, लास्ट ईयर पहली बार ये यूपी PCS ने यूपी स्पेशल के पेपर ऐड किए थे, तो उनको मैंने जो भी कोचिंग का मटेरियल था, लिमिटेड ही मटेरियल उस टाइम अवेलेबल था, उसको मैंने फॉलो किया था। गवर्नमेंट की साइट्स को फॉलो किया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था UP.gov.in था, यूपी नीडा था, यूपी टूरिज्म की साइट थी, उनको फॉलो किया था, वहाँ से डेटा उठाया था और उनको मैंने एग्जाम्स में लिखा था। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आपको किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। सर ने इतने डिटेल में आपको एक एक सब्जेक्ट, एक एक पेपर बता दिया कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए यूपी PCS के लिए, और कहीं और अब डेविएट मत होइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सर से बेहतर आपको और कोई सोर्स नहीं मिलेगा जहां से आप पता कर लें कि तैयारी शुरू कैसे की जाती है। सर, इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट इंटरव्यू और सेकेंड इंटरव्यू दोनों के कंपैरेटिव में आप बताएं। फर्स्ट इंटरव्यू जो यूपी PCS में था मेरा, काफ़ी फैक्चुअल गया था और ऑप्शनल बेस्ड गया था, तो थोड़ा मुझे हिंदी बोलने में भी वहाँ पर इशू आ रहा था। यूपी PCS में बाइलिंगुअल इंटरव्यू चलता है, आपकी लैंग्वेज वो नहीं पूछते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। तो फर्स्ट इंटरव्यू थोड़ा मेरा ख़राब भी गया था, थोड़ा मेंबर से आर्ग्यूमेंट हुआ था मेरा, तो मुझे रियलाइजेशन भी था कि इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो मुझे 60 मार्क्स लास्ट ईयर मिले थे आउट ऑफ 100। लेकिन जो इस बार इंटरव्यू था, मैंने इस बार कोई मॉक भी नहीं दिया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट था कि इस बार अच्छा इंटरव्यू जाएगा। काफ़ी एनालिटिकल इंटरव्यू मेरा हुआ था, प्रिपरेशन भी मैंने की थी, क्योंकि दो न्यूज़पेपर मैंने पढ़े थे, ऑलरेडी मैं सर्विस में था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज मुझे पता थे। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी एनालिटिकल गया और काफ़ी फील गुड फैक्टर आया था जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकला था। तो मुझे लगा था कि इस बार इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आने हैं, और बाकी अभी मार्कशीट का इंतजार करते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। बट मुझे एक फील गुड फैक्टर तो था कि इस बार इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ है मेरा। राइट सर। तो लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने इतना, आपका बड़ा जर्नी रहा और आपने मतलब एट द पीक समिट ऑफ एनीथिंग आपने ये सक्सेस हासिल की। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे आ गए हैं, और एक स्टूडेंट जो अगर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है या बहुत कंफ्यूज है, गाइडलाइंस की कमी नहीं है, कोई ऐसे परिवार से जिसमें ऐसा कोई गाइडलाइंस उनको नहीं मिल रहा है, तो बच्चे क्या होप रखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से? क्या चाहिए उनको? और वो दिल्ली आते हैं या फिर अपने स्टेट्स की कैपिटल जाते हैं तैयारी करने के लिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को? कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को एक बेसिक गाइडेंस और सोर्सेज को प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सारथी के रूप में उनका मार्गदर्शन किया था, ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, उनका सहायता करनी चाहिए। केवल पैसा कमाना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम नहीं होना चाहिए। एक जो एजुकेशन ये फील्ड में है, तो एक बच्चों को गाइड करना ये उनका मेन टारगेट होना चाहिए। क्या लक्ष्य है उनका और उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको कैटर करना चाहिए, और जो मटेरियल है, रिलेवेंट एग्जाम का मटेरियल है, उनको वो प्रोवाइड करना चाहिए। सर, उत्कर्ष के पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए। आपने अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम यहाँ स्पेंड किया, बच्चों को आपने मार्गदर्शन दिया, आपने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे शुरुआत करनी है तैयारी की, और साथ ही साथ हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे कि आपने इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक आपने इसको क्रैक किया, रैंक 1 लेकर आए आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम।